स्टूडेंट, मैं ब्रजेश तिवारी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री इन स्टाइल ऑफ ब्रजेश तिवारी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत रसायन के भाग 10 पर, जो कि इस चैप्टर का अंतिम भाग होगा। इसमें हम ईंधन सेल के विषय में, संक्षारण के विषय में और विद्युत अपघटनीय विलीनों की चालकताओं के विषय में और कोलराउस के नियम में डिस्कस करेंगे। वीडियो पर चलने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक हमारा है ईंधन सेल। क्या होता है ईंधन सेल, देखते हैं। ये सेल प्राथमिक सेलों की तरह होती हैं। इनमें बिना ईंधन का प्रयोग किए ईंधन की दहन ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। यहाँ वर्ड जो ये आपको दे दिया गया है, बिना ईंधन का प्रयोग किए, बिना ईंधन का प्रयोग किए, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। बिना ईंधन का प्रयोग किए का मतलब ये होगा कि जो ईंधन है हमें वो वायुमंडल से मिलेगा। गैसें जैसे हाइड्रोजन हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, मेथनॉल की वाष्प हो गई, एथेनॉल की वाष्प हो गई, तो ये वायुमंडलीय गैसों का प्रयोग इनका किया जाएगा। कोई प्रचलित ईंधन अपने पास से हम इसमें इंक्लूड नहीं कराते हैं। सबसे प्रचलित ईंधन सेल जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है। इसे बैकोन सेल भी कहते हैं। बैकोन सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ईंधन सेल का निर्माण जो किया था रसायनज्ञ बैकोन ने किया था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, इस सेल में कार्बन या टाइटेनियम के छिद्रित इलेक्ट्रोड होते हैं, जिन पर प्लेटिनम, सिल्वर या कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। दोनों इलेक्ट्रोड एनोड व कैथोड के बीच सांद्र KOH या NaOH का विलयन भरा होता है, जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इस सेल में एनोड की तरफ से हाइड्रोजन व कैथोड की तरफ से ऑक्सीजन प्रवेश कराते हैं। इसका चित्र कुछ इस प्रकार होता है, देखेंगे। ये है आपका चित्र। इसमें ये एनोड है, ये कैथोड है। यहाँ जल जो है इसकी जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके दौरान बनता है। ये छिद्रित कार्बन का एनोड है, ये छिद्रित कार्बन का एनोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, ये जो है NaOH या KOH का विलयन रखते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। अगला पॉइंट देखते हैं, ईंधन सेल की क्रियाविधि। क्रियाविधि में क्या बता रहे हैं? H2O2 ईंधन सेल की क्रियाविधि। इस सेल में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। एनोड पर क्या होता है? हाइड्रोजन जो होता है, जो आपका क्षारीय विलयन था, उसके OH आयनों से अटैच होकर जल बनाता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जिसको ऑक्सीकरण कहते हैं। कैथोड पर क्या होता है? ऑक्सीजन और जो जल मुक्त हुआ है वो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में OH आयन बनाता है, जिससे अभिक्रिया नियंत्रण चलती रहती है और ऊर्जा हम नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। लगातार मतलब प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण सेल रिएक्शन क्या होती है? 2H2 + O2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH गिव्स आउट 2H2O। ये पूर्ण सेल अभिक्रिया होती है। अब बात हम करेंगे संक्षारण की। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण पर डिस्कस करेंगे। संक्षारण धातुओं का वायुमंडल के संपर्क में धीरे धीरे अन्य अवांछित यौगिकों जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट और सल्फेट में परिवर्तित होकर क्षय होना ही संक्षारण कहलाता है। संक्षारण एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, जैसे लोहे पर जंग लगना। अब हम बात करेंगे लोहे पर जंग लगना क्रियाविधि कैसी है। संक्षारण की क्रियाविधि, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना एक सेल अभिक्रिया है। सर्वप्रथम लोहा जल में उपस्थित H+ आयनों की उपस्थिति में Fe++ आयनों में ऑक्सीकृत हो जाता है, जो कि एनोड अभिक्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या एनोड अभिक्रिया है? Fe चेंज इनटू Fe++ + 2E नेगेटिव। ये किसकी उपस्थिति में होता है? नमी की उपस्थिति में। नमी में उपस्थित जल, जल की उपस्थिति में H+ आयन। फिर बात आती है एनोड से मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन का आप चयन करते हैं, जो कि कैथोड अभिक्रिया होती है। ऑक्सीजन आसपास के वातावरण में होती है ना, इसलिए 2H + ½ O2 + 2E नेगेटिव गिव्स आउट H2O। इसका अपचयन भी वही होगा, इसका अपचयन भी वही निकलता है, तो ये आपकी कैथोड रिएक्शन हो जाएगी। फिर बात आती है लोहे में पूर्ण सेल अभिक्रिया में Fe++ आयन का Fe++ आयन में ऑक्सीकरण हो जाता है। याद रखना, फेरस आयन का फेरिक आयन में ऑक्सीकरण होता है, जिससे लाल भूरे रंग की परत का निर्माण होता है, जिसे जंग कहते हैं। 4Fe + XH2O + 3O2 गिव्स आउट 2Fe2O3 + XH2O। ये लाल भूरे रंग की जो परत उस पर लग जाती है, उसी को हम जंग कहते हैं। अब
अब बात आती है संक्षारण के रोकथाम के उपाय। तो पहला काम तो है विद्युत लेपन द्वारा हम संक्षारण का रोकथाम कर सकते हैं। विद्युत लेपन का मतलब ये होता है एक धातु ले ली जिसका संक्षारण होता है, उस पर उससे थोड़ा सक्रिय धातु जो है उसकी पतली परत चढ़ा देते हैं तो उसका संक्षारण नहीं होगा। पेंट या वार्निश करके, देखा होगा घरों में जो गेट वगैरह लगे होते हैं उन पर हम पेंट कर देते हैं जिससे उस पर जंग नहीं लगती है। मिश्र धातु बनाकर दो या दो से अधिक धातु को मिलाकर मिश्र धातु बनाई जा सकती है। जैसे देखा होगा घर की जो रेलिंग होती है कई प्रकार की आती है। एक रेलिंग आपकी होती है जो प्योर आयरन की होती है, उस पर पेंट कर देते हैं। एक हल्का सा सिल्वर कलर होता है वो स्टेनलेस स्टील की होती है, तो स्टेनलेस स्टील जो है वो क्या है मिश्र धातु हो जाती है तो उस पर जंग नहीं लगता है। अब बात करते हैं हम चालकता की। चालकता क्या है? वैद्युत अपघटनीय विलयन के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उस विलयन की चालकता या चालकत्व कहलाता है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर 1/r। ओम के नियम से हम जानते हैं E बराबर IR या V बराबर IR सुना होगा, अतः R बराबर E/I हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, C में R की वैल्यू रखेंगे तो C = 1/r की जगह पे E/I, तो पलट जाएगा C बराबर I/E। तो चालकता क्या हो गई? चालकता जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रम के इक्वल होती है, या हम ये भी कह सकते हैं चालकता जो है वैद्युत अपघटनीय विलयन में आवेशों के कारण उत्पन्न धारा तथा विभवांतर के अनुपात के तुल्य होती है। चालकत्व का मात्रक क्या होता है? I का मात्रक, E का मात्रक एम्पियर वोल्ट हो सकता है। ये यहाँ से निकाले दूसरे वाले फार्मूले से, तो 1/r का मात्रक यानी 1/ओम हो जाएगा। R प्रतिरोध होता है। ओम का इन्वर्स जो होता है मो भी कह सकते हैं और सीमेंस भी कह सकते हैं। सीमेंस भी कह सकते हैं। अब बात हम करेंगे विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व की। वैद्युत अपघटनीय विलयनों अपघटनीय, देखिए अपघटनीय गलत लिख गया, सही लिख लेना। वैद्युत अपघटनीय विलयन के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कैप्पा से प्रदर्शित, कैप्पा जो के बनता है लेकिन थोड़ा सा विशिष्ट स्टाइल का, याद रखना। तो कैप्पा = 1/ρ हो जाएगा। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। और हम जानते हैं चालक में विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है RA/L होता है। रो बराबर RA/L, ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं छोटी क्लासों में, 10th लेवल पे पढ़ाया जाता है और इंटर में भी है। तो कैप्पा कितना हो जाएगा? रो की वैल्यू यहाँ लगा देंगे 1/RA/L, तो ये आ जाएगा 1/R इंटू में L/A। अब एक विशेष चीज़ यहाँ पे L/A जो है ये सेल स्थिरांक होता है। 1/R आप पहले पढ़ चुके हैं, चालकत्व होता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, क्या है? चूंकि 1/R बराबर C चालकत्व, तो L/A बराबर X होता है सेल स्थिरांक। तो कैप्पा कितना हो जाएगा? C × X, यानी कैप्पा = चालकता गुणे में सेल स्थिरांक। कैप्पा का मात्रक मो गुणे सेंटीमीटर इनवर्स, या मो इनवर्स, सेमी इनवर्स, या फिर सीमेंस प्रति सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। अब बात हम करते हैं सेल स्थिरांक की। सेल स्थिरांक क्या होता है? किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी L और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। सेल स्थिरांक x = L/A। सेल स्थिरांक का मात्रक सेंटीमीटर/सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम बात करेंगे मोलर चालकता पर। मोलर चालकता पर 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के विलयन में उत्पन्न विशिष्ट चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे λm या क्रॉनिकल λm से प्रदर्शित करते हैं। λm = कैप्पा इंटू 1000 में m मोलरता रहेगा। नीचे दिया गया है मोलरता है λm, क्रॉनिकल λm। मोलर चालकता का मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। इस टाइप से मात्रक लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं तुल्यांकी चालकता की। तुल्यांकी चालकता क्या होती है? 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर सांद्रता के विलयन में उत्पन्न विशिष्ट चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इसे λEq या क्रॉनिकल λEq से प्रदर्शित करते हैं। λEq इक्वल में कैप्पा इंटू में 1000 में n क्या है? नॉर्मलता। n क्या है? नॉर्मलता। तुल्यांकी चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक, मो सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक, या इसी को हम सीमेंस सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक कह सकते हैं। अब बात आती है कोलराउस के नियम पर।
कोलराउस ने क्या नियम दिया था? इस नियम के अनुसार किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के विलयन की अनंत तनुता पर मोलर या तुल्यांकी चालकताएं उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर या तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती हैं। लेमडा m इज इक्वल टू लेमडा m ऑफ पॉजिटिव लेमडा m ऑफ निगेटिव। अब जैसे हम एसिटिक अम्ल का निकालना चाहते हैं तुल्यांकी चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तो लेमडा ऑफ एसिटिक एसिड एट इन्फिनिटी अनंत ऊपर दिया गया है, तो इसमें धनायन आपका क्या होता है? CH3COOH जो बनता है उसमें धनायन आपका H होता है, तो धनायन की जो अनंत तनुता पर चालकता है वो, और जो ऋणायन आपका ये CH3CO निगेटिव बनता है उसकी जो चालकता है वो, दोनों का योग कर देंगे, यही कोलेराउस का नियम है। अब बात हम करते हैं कोलेराउस के नियम के अनुप्रयोग की। कोलेराउस के नियम के अनुप्रयोग, पहला उपयोग होता है चालकता के मापन में, दूसरा होता है अभिगमनांक की गणना में, तीसरा होता है वियोजन की मात्रा की गणना में। इन तीनों टॉपिकों का विस्तृत अध्ययन आपके इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में नहीं है, ये ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलेगा आपको। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।